हेलो, यस, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? रिजर्व्स बनाना शुरू कर दिए? रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट समझा कुछ? क्या था रिजर्व्स का मीनिंग? क्या था? इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज सेट असाइड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। देयर कैन बी जनरल रिजर्व और देयर कैन बी सम स्पेसिफिक रिजर्व्स. Reserves may be sometimes created not directly from the P&L but due to other reasons such as issue of shares at a premium. उस चीज उससे भी बन सकते हैं. तो कल ये वाला आपको पढ़ने के लिए बोला था. जैसे अलग अलग मेनली जो आपके सिलेबस में जो रिजर्व्स हैं, तो पहला कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट. इट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व. Profit earned from transactions of capital nature and is not available for distribution to the shareholders as dividend. The examples of capital profit from which capital reserve is created are gain on sale of property, gain on sale of equipment, gain on issue of forfeited shares. अब इसमें से ये दोनों तो आपको समझ में आ रहे होंगे. गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कि सिंपल है, बुक वैल्यू और रियलाइज्ड वैल्यू. अगर बुक वैल्यू से ज्यादा आपने रियलाइज कर लिया सेल करके, तो उसमें आपको कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया. आपको एक प्रॉपर्टी बेचना एक रेगुलर बिजनेस का रोज का काम नहीं है. सो देयरफॉर दिस ये कैपिटल नेचर का एक ट्रांजैक्शन माना जाता है. देयरफॉर दिस टाइप ऑफ गेन इज कवर्ड अंडर, विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, गेन ऑन री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स. जैसे कल आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि फोरफिटेड शेयर्स में आपने मान लो 4 रुपीज फोरफिट करके रखा है और आपको री इशू के वक्त उसमें से सिर्फ 1 रुपी डिस्काउंट के लिए लग रहा है, तो बाकी का 3 रुपी हो जाता है गेन प्रॉफिट, तो वो कैपिटल रिजर्व में जाता है. तो उसकी अकाउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे इन द शेयर्स इशू चैप्टर. एंड गेन ऑन परचेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस. अब ये भी हम लोग पढ़ेंगे शेयर्स चैप्टर में. जब आप किसी से बिजनेस खरीदते हो और उसके बिजनेस का जो वैल्यूएशन है, से उसके एसेट्स का, टेंजिबल एसेट्स का वैल्यू से वैसे तो है ₹10 लाख, लेकिन आपको वो बिजनेस मिल रहा है सिर्फ 8 लाख में, तो यहां पर आपको फायदा हो रहा है 2 लाख का. क्योंकि आप एसेट्स को तो रिकॉर्ड करोगे कितने पे? आप एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे 10 लाख पे. आप सामने वाले को पेमेंट करोगे कितना? 8 लाख. तो बाकी का जो अमाउंट है वो आप कहां डालोगे? कैपिटल रिजर्व. एक जो आपने कम दिया, दैट इज योर प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर, तो वो यहां पर क्रेडिट हो जाएगा. समझ में आ रहा है? ऐसा. एंड इसका उल्टा भी हो सकता है. कभी किसी के बिजनेस के एसेट्स का बुक वैल्यू 10 लाख है, लेकिन यू आर रिक्वायर्ड टू पे हायर अमाउंट, से यू आर रिक्वायर्ड टू पे 12 लाख रुपीज. ऐसे केस में जो एक्स्ट्रा 2 लाख दिया, उसका क्या करते हैं? एनीबॉडी? जो एक्स्ट्रा 2 लाख दिया नहीं, उसको हम लोग गुडविल अकाउंट में डेबिट करते हैं. उसको कैपिटल रिजर्व में से एडजस्ट नहीं करते, वो उसको हम लोग गुडविल अकाउंट में डेबिट करते हैं. द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट वी आर पेइंग इज फॉर एन इंटेंजिबल एसेट कॉल्ड एज गुडविल. ठीक है ना? जो हम एक्स्ट्रा पे करें वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सामने वाले के बिजनेस की कुछ वैल्यू है, उसके नाम का कुछ वर्थ है, उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल. इज दैट ओके? देन कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये इट इज अ रिजर्व जो हम लोग ने कल भी देखा था हमारे बजाज ऑटो लिमिटेड की बैलेंस शीट में. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व देखा था, याद है क्या? व्हेन इज इट क्रिएटेड? व्हेन अ कंपनी बाइज बैक इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम. मतलब कि कंपनी खुद ही के शेयर्स जब बाय बैक करती है, तो इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक कंपनी को बनाना पड़ता है CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, नॉमिनल वैल्यू के बराबर. द रिजर्व में बी यूज्ड इन फ्यूचर बाय द कंपनी टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स. फ्यूचर में कंपनी ये रिजर्व को यूज कर सकती है फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स. अब उसकी अकाउंटिंग हमारे स्कोप में नहीं है, बोनस शेयर्स की इशू का उसमें अकाउंटिंग क्या होती है. बट अगर शॉर्ट में आपको बताऊं तो बेसिकली CRR अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसमें क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, टू शेयर कैपिटल. इन शॉर्ट अल्टीमेट इफेक्ट ये जाता है, क्योंकि उतना कैपिटल रिजर्व में डेबिट कर दोगे और शेयर कैपिटल इशू कर दोगे. सो दिस इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, जो बाद में करते हैं. तो सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दैट CRR शुड बी प्रिपेयर्ड एंड वेयर प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड. प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में दिया है. सेक्शन 69 तो इक्विटी शेयर्स के बारे में दिया है. प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्या लिखा है? दैट वेयर प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स
which would be otherwise available for declaration of dividend. A sum equal to nominal value of the shares redeemed should be transferred to capital redemption reserve. So this is another scenario जहां पर CRR बनाना पड़ता है. ये कब बनाना पड़ता है? जब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हो रहा है. इक्विटी शेयर्स का ऐसा रिडेम्पशन नहीं होता है. इक्विटी शेयर्स का बायबैक होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन होता है. तो प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है कि जब उसका जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे उसका टाइम खत्म हो गया, जो भी उसका मैच्योरिटी पीरियड आ गया, तो उसको रिडीम कर रहे हैं. इफ दे आर बीइंग रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग उतना प्रॉफिट को डेबिट करके CRR में अमाउंट ट्रांसफर कर दो. उसको बोलते हैं रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट. सो दैट मच ऑफ प्रॉफिट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू CRR, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. एंड ऑन द अदर हैंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, उतना मतलब टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, उतना उनको पेमेंट कर दो. नाउ ऑल द डिटेल्ड अकाउंटिंग एस्पेक्ट रिलेटेड टू बोनस शेयर्स, रिलेटेड टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब आपके 12th के लेवल पर है नहीं. आपके 12th के लेवल पर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स है, इशू ऑफ डिबेंचर्स है, और फॉरफीचर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड री इशू, बस उतना ही है आपके 12th में, और ज्यादा चीजें नहीं है. आप में से जो लोग CA की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको फाउंडेशन लेवल पर ही और बहुत सारी ये रिडेम्पशन वगैरह की एंट्रीज करने को देखने को मिल जाएगी. तो वहां पर वापस से ये जो लीगल कंडीशन है ये आप वहां पर दोबारा देखोगे. लेकिन 12th में यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू नो द अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ दीज थिंग्स. Then securities premium, as I told you, when the shares are issued at a excess amount, whether shares or debentures, when they are issued at an amount higher than the face value. Face value 10 रुपीज का है और वो सिक्योरिटी को आपने मार्केट में 25 में इशू किया, तो जो एक्स्ट्रा 25 आपको मिलता है दैट इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम एक रिजर्व है जो कि रिस्ट्रिक्टेड होता है. इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेस. आपको किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? आपको उसका नाम लिखा रहेगा और आपको ये बताना है कि उसका माइनर हेड क्या है और मेजर हेड क्या है, वैसा. देन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इट इज रिजर्व credited by the amount prescribed under section 71(4) of the Companies Act by a company before redemption of debentures. तो डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के पहले आपको ये रिजर्व बनाना पड़ता है, कुछ अमाउंट प्रॉफिट का इसमें सेट असाइड करना पड़ता है. सो दिस डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसके बारे में भी आप लोग CA फाउंडेशन में जो लोग कर रहे हैं CA वो लोग पढ़ेंगे. बाकी लोगों को अभी 12th में इसमें डिटेल में जाने की अभी जरूरत नहीं है. ठीक है, ये भी एक रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व है बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज क्रिएटेड अंडर अ लॉ, है ना, लीगल ऑब्लिगेशन में बनाना पड़ता है. रीवैल्यूएशन रिजर्व, जैसे मैंने आपको कल बताया, इट इज क्रेडिटेड ऑन अपवर्ड रिवीजन ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट. एसेट की बुक वैल्यू 10 लाख है, लेकिन आपको 12 लाख करना है बुक वैल्यू, तब एसेट अकाउंट को तो डेबिट करोगे, लेकिन कैश बैंक तो कहीं पेमेंट नहीं कर रहे हो ना आप, तो कैश बैंक को क्रेडिट नहीं करते हुए आप रीवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट करोगे. इट इज डेबिटेड बाय द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑन द इंक्रीज वैल्यू ऑफ द एसेट. वो एसेट की जो हायर वैल्यू है उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो इसी में डेबिट होता है, क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट में रिजर्व क्रिएट करके रखा है. या फ्यूचर में कभी अगर वैल्यू डाउनवर्ड रिवाइज होती है एसेट की, या एसेट सेल हो जाता है, तब ये इसका रिजर्व, करस्पॉन्डिंग रिजर्व जो है वो खत्म कर देते हो. ठीक है, इट इज डेबिटेड व्हेन द एसेट इज वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिवाइज्ड डाउनवर्ड और द एसेट इज सोल्ड और डिस्कार्डेड. द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड और फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स. तो द होल आइडिया इज कि रीवैल्यूएशन रिजर्व विल नॉट बी अ फ्री रिजर्व, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. तो वो रिजर्व को डेबिट करके आप डिविडेंड डिक्लेयर करके डिविडेंड नहीं पे कर सकते हो. एंड शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो इट इज अ रिजर्व टू विच द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स इशू टू द एम्प्लॉइज इज क्रेडिटेड ओवर द वेस्टिंग पीरियड. तो एम्प्लॉइज को मान लो आज से 3 साल बाद शेयर्स जो है वो उसका राइट मिलने वाला है, लेकिन वो 3 साल बाद का जो प्रोविजन है, क्या जैसे एम्प्लॉय को आप 50 रुपीज में दोगे एंड उसकी तब मार्केट वैल्यू क्या रहेगी वो नहीं पता, लेकिन अभी आपने एक प्राइस डिसाइड कर लिया है कि एम्प्लॉइज हैव द राइट टू गेट दो शेयर्स एट ₹50. अब मानते हुए कि उसकी आज की मार्केट वैल्यू 75 है, तो उसके अंदर में कंपनी को अभी लॉस कितना हो रहा है, 75 का शेयर 50 में इशू करने का प्लान किया है 25 का, तो धीरे धीरे उतना अमाउंट इस अकाउंट में डालना पड़ेगा. ओके, सो दैट जब उस दिन वो लॉस को अकाउंट फॉर करेंगे तो वो इसी रिजर्व, इसी अकाउंट के साथ में एडजस्ट कर लिया जा सके. तो शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, दिस इज ऑल्सो अ रिजर्व. ओके, जिसमें प्रॉफिट से कुछ अमाउंट ट्रांसफर करते हैं. अब आपकी सिलेबस में सिर्फ इतने ही रिजर्व्स हैं, मतलब इतने ही रिजर्व्स के बारे में एक एक दो लाइन लिखे, ज्यादा वैसे भी नहीं लिखा है,
सिर्फ इतना ही आपको जानना चाहिए। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? सो लेट मी सी इफ आई हैव एनी क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट ईयर। ये जैसे लास्ट ईयर का सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2024-25 का, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई का। तो इसमें पहली बात तो ये जो पार्ट बी रहता है उसमें ये किताब से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ये चैप्टर के क्वेश्चंस, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको दे दिया है कि फाइंड द हेड एंड द सब हेड अंडर विच द फॉलोइंग आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। तो ये अलग अलग आइटम्स के नाम दे दिया है, आपको उसका मेजर हेड एंड माइनर हेड आपको इतना लिखना है, दैट्स इट। 6 आइटम 3 मार्क। सब इसमें से हम लोगों ने ऐसा अभी कोई पढ़े नहीं है, बिकॉज दीज आर नन ऑफ दीज इज रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स फंड। अभी तक हम लोग सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड वाला पार्ट पढ़े हैं, है ना। लेकिन जस्ट एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। देन एक और पेपर मेरे आईपैड में डाउनलोडेड है, ये 2024 का सीबीएसई का पेपर है। तो इसमें भी यदि आप देखोगे तो ये पहली बात, हाँ ये देखो 3 मार्क का, 3 ही आया एग्जाम में। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड्स एंड सब हेड्स। तो आपको मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेगा। आपको वो आइटम का नाम दे दिया है, वो किधर फॉल होता है वो आपको बताना है। तो चेक्स इन हैंड कहाँ आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहाँ पे आता है। तो चेक्स इन हैंड आगे हम लोग पढ़ेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अंडर करंट एसेट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट इन्वेस्टमेंट्स अंडर करंट एसेट्स। तो इस तरीके से आपको उसका करेक्ट आंसर लिखना है। ट्रेडमार्क प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, उसके अंदर में इंटेंजिबल एसेट्स, बट दिस होल हेड सब हेड इज अंडर नॉन करंट एसेट्स। तो बस 3 ही पूछा 3 मार्क के लिए एग्जाम में। सो इफ यू नो वाला हिसाब है। और एक आधा क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड मे बी आपके एमसीक्यू में आ जाएगा, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं। तो इन द सेकेंड पार्ट बी 20 मार्क्स का पेपर रहता है। 20 मार्क्स में से 3 मार्क्स का तो पक्का क्वेश्चन है, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे। उसके अलावा ये एमसीक्यूज हैं। कितने एमसीक्यूज है देखो, 27, 28, 29, 30, 4 एमसीक्यूज हैं एक मार्क के। उसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, जरूरी नहीं कि आएगा। ना सैंपल क्वेश्चन पेपर में था, ना 24 के पेपर में था, हो सकता है 2025 के पेपर में होगा। वी आर येट टू एनालाइज दैट। तो ये जो है इसमें, अब इसमें भी देखो विद इन एमसीक्यू भी ऑप्शन है। 4 में से 2 एमसीक्यूज के अंदर में ऑप्शन है, या तो आप ये वाला करो या तो ये वाला करो। सो ये और ये सब बहुत डिफिकल्ट नहीं, ये इसी किताब पे बेस्ड है जो अपन लोग पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके वो टैकल हो जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम का पेपर है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, रेशियो चैप्टर से आया है, रेशियो एनालिसिस इसी किताब में आगे। फिर 4 मार्क का क्वेश्चन कॉमन साइज एंड या तो फिर कंपेरेटिव, 2 में से एक बनाओ, या तो कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओ या तो कंपेरेटिव। ये भी आपके इसमें 3rd नंबर का चैप्टर है इसी किताब में, तो उसमें सीख जाओगे, बहुत ईजी रहता है वो। और एक 6 मार्क का क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर लास्ट में करते हैं, सो क्योंकि उसमें थोड़ा सा अकाउंटिंग एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, तब तक आपके बाकी सारे चैप्टर हो जाते हैं। तो ये कैश फ्लो पे एक यहाँ पर आता है, और एक आधा क्वेश्चन कैश फ्लो पे एमसीक्यूज में आ जाता है। जैसे कि ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन कैश फ्लो पे ही है, बट आपको 2 में से एक ही करना है, ये 28 में से एक ही करना है, समझ रहे हो। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे 7-8 मार्क का आ जाता है, और बाकी के चैप्टर्स पे थोड़ा थोड़ा। तो वेटेज मोर और लेस डिसाइडेड रहता है, वो वेटेज से बहुत ज़्यादा ये लोग फ्लक्चुएट नहीं करते सीबीएसई में, बोर्ड्स में। तो जितना दिया है, एंड ये बात तो पक्की है कि जो आपकी किताब है इसका एग्जाम में 80 मार्क्स में से वेटेज कितना रहेगा, 20 मार्क्स का। जो 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो तो अलग है, लेकिन 20 मार्क्स का वेटेज रहेगा ये वाली किताब का। तो फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब हम बहुत आसानी से इसको ऊपर से पढ़ के निपटा सकते हैं। मैंने तो कुछ ऐसी लिस्ट वगैरह भी बना के रखी है जहाँ पर स्पेशल आइटम्स का आप याद कर लो, मेजर हेड क्या है, माइनर हेड क्या है। तो धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंट, जो डिफिकल्ट वाले वो तो याद हो जाएंगे, और जो ऑब्वियस वाले हैं वो तो हम मतलब कर ही लेंगे थोड़ा सा पढ़ के। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ में बहुत स्लो मूव ऑन कर रहा हूँ आप, क्योंकि कई सारे जो वर्ड्स आ रहे हैं वो टेक्निकल हैं। आप लोगों ने देखा है कि भाई एकदम से प्रेफरेंस शेयर्स, फिर रिजर्व्स के बारे में आ गया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है ना, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो एक कुछ टेक्निकल वर्ड्स आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्लो ही मूव ऑन कर रहे हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल, देन इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। तो फर्स्ट टाइम मे बी आप में से कई लोग ये सब सुन रहे हो, सो वी आर गोइंग स्लोली। लेकिन आगे जाके जब आप ये चीज़ें रिवाइज करोगे तभी फास्ट हो जाएगी, अगर एक बार अच्छे से समझा हुआ है तो। इफ यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेल
एटलीस्ट वंस. इज दैट ओके? सो ये वाला पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया बोल सकते हैं. शेयर होल्डर्स फंड, इसमें 3 चीजें थी. पहला था शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड में. दूसरा था रिजर्व्स एंड सरप्लस. सरप्लस मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स. और एक तीसरा आइटम था, क्या था? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स. तो ये तीसरा आइटम इसमें है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स. तो ये देखिए, ये तीसरा वाला आइटम. इसके बारे में आपकी किताब में सिर्फ इतना सा 2 लाइन लिखा हुआ है, दैट्स इट. सो ये अगेन ये अपने आप में एक माइनर हेड है शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में. शेयर वॉरेंट्स गिव द होल्डर राइट टू गेट इक्विटी शेयर्स ऑन अ स्पेसिफाइड डेट एट अ स्पेसिफाइड वैल्यू. सो मीन्स शेयर वॉरेंट्स आर टेक्निकली नॉट शेयर्स. सीधा वो शेयर्स नहीं है, बट दे गिव यू द, इफ यू आर अ होल्डर ऑफ अ शेयर वॉरेंट मीन्स आपको स्पेसिफाइड डेट पे उतने नंबर ऑफ शेयर्स उसके बदले में मिल जाएंगे. तो शेयर वॉरेंट्स और शेयर्स में इतना फर्क है. तो शेयर वॉरेंट्स जब तक आपके पास है, so you don't have the right to vote on the basis of that. Okay, you will not get dividend on that. But then share warrant में जो भी decided है, share warrant are basically instruments which the company issues. तो हो सकता है कि कंपनी ने कोई वेंडर को इमीडिएट शेयर्स इशू करने की जगह शेयर वॉरेंट्स दे दिया. किसी ने कंपनी को मान लो बिल्डिंग बेचा, ठीक है, प्रॉपर्टी बेचा 10 करोड़ की, तो कंपनी बोलती है यार इनको अभी अपन शेयर्स दे देंगे तो ये अपनी डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करेंगे. तो इनको एक काम करते, 1 साल बाद के शेयर वॉरेंट्स दे देते हैं कि 1 साल बाद ये लोग अपने शेयर होल्डर्स बन जाएंगे. तो अल्टीमेटली ये शेयर वॉरेंट्स जो इशू किया है कंपनी ने, ये अल्टीमेटली तो शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले, देयरफॉर दे आर अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड. सो शेयर वॉरेंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ लेटर डेट एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस. सिंस दीज आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, देयरफॉर दीज आर क्लासिफाइड और शोन एज शेयर होल्डर्स फंड. सिर्फ इतना जानकारी काफी है आपके लिए. सो इसका लीगल एस्पेक्ट क्या होता है, कंपनी लॉ में क्या लिखा है, वो सब हमको नहीं पढ़ना है उसके बारे में. तो इतना ही लिखा है. इज दैट ओके? सो बेसिकली शेयर वॉरेंट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल बट एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस. यस, लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि ये ओनर्स फंड में कन्वर्ट होने वाला है. कंपनी, इट इज नॉट पेएबल टू आउटसाइडर. जो शेयर वॉरेंट का होल्डर है वो इनडायरेक्टली कंपनी का ओनर ही है, राइट? तो इसीलिए उसको शेयर होल्डर फंड के अंडर में रखा है. लाइबिलिटी इसके बाद में जो आएंगे वो चीजें हम लोग देखेंगे. तो दिस इज ऑल्सो लाइबिलिटी बट लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स ओनली. तो ये इसलिए ये इक्विटी का पार्ट है. वैसे तो शेयर होल्डर फंड भी एक लाइबिलिटी हुई ना, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में आता है, लेकिन ये दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, इसीलिए उसको हम लोग इक्विटी बोलते हैं. सो विल यू बी एबल टू रिमेंबर दिस 3 हेडिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स फंड? हमने एक पूरी क्लास शेयर कैपिटल को दिया, कल की पूरी क्लास रिजर्व्स एंड सरप्लस को दिया था, अभी आज की 2 मिनट की क्लास शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स को भी दे दिया. इज दैट ओके? तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे. कभी भी मेन हेलीकॉप्टर व्यू नहीं भूलना. शेयर होल्डर्स फंड हो गया एक हेडिंग, उसके बाद नीचे आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, एंड समवेयर इन बिटवीन ये दोनों के बीच में कौन सा आइटम है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. नाउ शेयर्स इश्यू का जो प्रोसीजर रहता है, अगर कंपनी पूरा ही पैसा एक साथ बुला लेती है सो इट इज गुड, उसके बदले में कंपनी शेयर्स अलॉट कर देती है. कभी कभार कंपनी पार्टली पैसा बुलाती है एप्लीकेशन स्टेज पर, फिर कंपनी डिसाइड करती है कि किसको अलॉट कितना करना है, किसको रिफंड करना है, और कभी प्रोराटा अलॉटमेंट करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया था इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. कुछ टर्म्स अभी पढ़े हैं ना, तो ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन वगैरह. तो अगर शेयर एप्लीकेशन मनी मिला है हमको पोटेंशियल इन्वेस्टर्स से, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स से, लेकिन अभी तक के हमने उसके बदले में उनको शेयर्स अलॉट नहीं किया है, तो तब तक के वो कहीं ना कहीं ओनर और आउटसाइडर की लाइबिलिटी के बीच में बैठेगा, बिकॉज नाइदर दे हैव बिकम द ओनर्स ऑलरेडी nor they are the external nor they are strictly speaking the external liabilities for the company. तो इसलिए उसको एक सेपरेट उन्होंने हेडिंग ही दे दिया, एक मेजर हेडिंग दे दिया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. तो उसके बदले में अभी डिसीजन लेने के तब तक वो यहां पर रहेगा, सेपरेट हेडिंग में रहेगा. कभी कभार ये वाला अमाउंट जो है ये करंट लाइबिलिटी में भी रहेगा. करंट लाइबिलिटी में कब रहेगा? जब ये डिसाइड हो गया है कि इन लोगों को शेयर्स नहीं देना है, इन लोगों को रिफंड करना है, और लेकिन 31 मार्च की डेट आ गई, तो अभी वो पैसा कंपनी के पास ही पड़ा है, रिफंड करने के बचे, तो तब वो मनी कहां शो होगा? करंट लाइबिलिटी, इसके अदर करंट लाइबिलिटी के हेड में. ठीक है,
लेकिन अगर अभी डिसीजन पेंडिंग है, अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि वो जो पैसा मिला है 31 मार्च तक के, उसमें से कितने अमाउंट को हमने शेयर्स अलॉटमेंट में यूज करना है, कितने अमाउंट को रिफंड करना है, तो तब तक के वो इसमें दिखते रहेगा, अगर कट ऑफ डेट तक की कंपनी के पास पड़ा है तो। शेयर वारंट्स जो है, देखिए शेयर एप्लीकेशन, जब आप शेयर्स इशू कर रहे हो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, जब आपने लोगों से सब्सक्रिप्शन इनवाइट किया कि भाई आप हमारे कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करो और हम फिर डिसाइड करेंगे कि आपको अलॉट करना कि नहीं करना, सो दैट वहां पर जनरेट होता है शेयर एप्लीकेशन मनी। शेयर वारंट्स कैन बी इवन इशूड अदरवाइज, जैसे कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, कोई वेंडर को अपन ने डायरेक्टली शेयर कैपिटल इशू करने की जगह पर शेयर वारंट्स दे दिया कि आफ्टर 5 months बाय पेइंग दिस मच अमाउंट यू विल बिकम द ओनर ऑफ द शेयर्स, तो वो शेयर वारंट्स हो जाते हैं, उसमें सब्सक्रिप्शन जरूरी नहीं है। शेयर वारंट्स में भी इशूड इवन थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, बट शेयर एप्लीकेशन जो है ये इशू शेयर एप्लीकेशन मनी जो है वो जनरली पब्लिक इशू वगैरह के केस में आता है, अराइज होता है उसकी सिचुएशन। तो इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। इसके बारे में अगेन सिर्फ इतना सा ही लिखा है, जस्ट हाफ अ पेज। यस, हाँ, शेयर वारंट्स आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, इसीलिए उसको शेयर होल्डर फंड में रखा है। शेयर एप्लीकेशन में शेयर एप्लीकेशन मनी अभी मिला है, अभी तक की डिसीजन पेंडिंग है, समझ रहे हो क्या, कि उसके अगेंस्ट में शेयर अलॉट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जब तक के अलॉटमेंट का डिसीजन नहीं होता है तब तक के वो एक सेपरेट हेडिंग में दिख रहा है, इसलिए उसको शेयर होल्डर फंड के बाहर रखा है ना, और शेयर वारंट को शेयर होल्डर फंड के अंदर रखा है। दैट इज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू। So share application money received against which the company will allot the shares. Amount received by the company as share applications and against which the company will certainly allot the shares is shown against share application money pending allotment. This situation will arise only when application money is received before the balance sheet date and the allotment is made after the balance sheet date. मतलब कि पैसा से जस्ट मार्च के लास्ट वीक में मिला और अलॉटमेंट आपने अप्रैल में किया, तो 31 मार्च को आप शेयर कैपिटल बोल के नहीं दिखा सकते हो पैसे को, आप अलॉटमेंट करने वाले हो, लेकिन इट विल हैपन इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो एज ऑन द बैलेंस शीट कट ऑफ डेट उसको कहां पे क्लासिफाई करना, उसको शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में रख दिया। बट जिसमें अलॉटमेंट होने वाला है, लेकिन जिसमें अलॉटमेंट नहीं होगा ये डिसाइड हो गया है, जिसको रिफंड ही करना है, जैसे इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी ने इशू निकाला था सिर्फ 1000 शेयर्स के लिए और कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिल गए 2500 शेयर्स का, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और कंपनी ने डिसीजन ले लिया है कि इसमें से 1500 वालों को तो हम रिफंड कर देंगे, तो उनको हम लोग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में नहीं दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे, करंट लाइबिलिटीज में। तो वो आपका अगला क्वेश्चन का आंसर है। When is it shown as a current liability under the head other current liability? So the amount which is refundable against which the shares will not be allotted. अगर शेयर्स अलॉट नहीं होने वाले हैं, अगर रिफंडेबल है, तो फिर इट विल बी शोन एज करंट लाइबिलिटी। ओके, अदर करंट लाइबिलिटीज अंडर द मेन हेड करंट लाइबिलिटी इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट। तो हम लोग जो करंट लाइबिलिटी वाला स्लाइड देखेंगे उसमें भी आएगा करंट लाइबिलिटी, इसमें अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, इसमें ये देखिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन इफ एनी, तो वो अदर करंट लाइबिलिटीज का पार्ट बन गया। इट विल नॉट बी शोन इन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, बिकॉज उसमें ये सर्टन हो गया है कि अलॉटमेंट नहीं होने वाला है। जब ये पता है कि अलॉटमेंट होने वाला है तो उसको उसमें रखो, जब ये पता है कि अलॉटमेंट नहीं होने वाला है तो उसको अदर करंट लाइबिलिटी में रखो। तो यहां पर क्या क्या लिखा है, इट बिकम्स रिफंडेबल when the issue is oversubscribed, the amount received as application money in excess of issued capital being refundable to the applicants is classified or shown under the major head current liabilities and the subhead other current liabilities. Okay, जब ये कीवर्ड है when the issue is oversubscribed, when the issue is oversubscribed and the amount is payable in installments, जैसे कि oversubscribed है लेकिन कुछ अमाउंट लोगों ने एक्स्ट्रा पे करके रखा है। सो से आपने सिर्फ एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज पर शेयर बुलाया था, बट किसी ने ज्यादा दे दिया है आपको, तो उसका जो एक्सेस मनी है उसके बदले में अभी शेयर कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर नहीं होने वाला है। वो एक्सेस मनी या तो कॉल्स इन एडवांस में जाएगा,
फ्यूचर कॉल्स में से एडजस्ट होगा या तो वो रिफंड हो जाएगा। अभी अगर हमने कल पढ़ा था, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है तो कॉल्स इन एडवांस में जाएगा, बट इन बोथ द केसेस इट विल गो अंडर अदर करंट लाइबिलिटीज। इन केस द कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% नहीं मिला, तो मतलब कंपनी कैन नॉट प्रोसीड अहेड विथ अलॉटमेंट, तो इन दैट केस क्या होगा, अगेन वो रिफंडेबल है, वो रिफंड करना है। ये पक्का हो गया है कि उसके अगेंस्ट में शेयर अलॉट नहीं होने वाले हैं। सो जनरली स्पीकिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट अपने आप में एक मेजर हेडिंग है, बट समटाइम्स इट मे बी क्लासिफाइड अंडर करंट लाइबिलिटीज व्हेन अंडर दीज 3 सिचुएशंस, when the money is refundable, oversubscribed है, when the issue is oversubscribed and the amount is payable in installment, और आपको excess amount मिल चुका है जो कॉल्स के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा आगे के, और जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही नहीं मिला है, तो इन दिस 3 सिनेरियोज वी विल शो इट अंडर द अदर करंट लाइबिलिटीज एज एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच इज पेंडिंग रिफंड। वो क्या था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एक्सेस नहीं था वो, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट था। ये क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच इज रिफंडेबल। इसमें प्लस इंटरेस्ट लिख दिया ब्रैकेट में, क्योंकि कंपनीज लॉ के हिसाब से कुछ रिफंड करते वक्त अगर डिले किया तो कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, ओके, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स का पैसा आपके पास, एप्लीकेंट्स का पैसा आपके पास पड़ा है। समझ रहे क्या? सो बैलेंस शीट में ये 2 पार्ट्स हमारे हो गए। तो ये 2 पार्ट्स की और बेहतर क्लैरिटी आपको कब आएगी, जब आप शेयर कैपिटल की इशू वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद आके देखोगे तो ये आपको और इजी लगेगा। अभी जितना टाइम अपने को ये अभी समझने को लगा उससे काफी कम टाइम लगेगा अब फ्यूचर में। अभी तो समझ चुके हैं, लेकिन वो चैप्टर के बाद में ये पार्ट्स हो जाएंगे। अब रिमेनिंग पार्ट जो है वो काफी आसान है, वेदर इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज और क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। आपको मेन ये समझना है कि नॉन करंट और करंट में हम लोग कब कौन सा कहां पर क्लासिफाई करते हैं, है ना, कौन से टाइप की लाइबिलिटी को नॉन करंट मानते हैं और लाइबिलिटी को कब करंट मानते हैं, तो वो हमको समझना है। सो लाइबिलिटीज में अगर आप देखो, जस्ट एक आइडिया रहना चाहिए। पेज नंबर 14 पे नीचे स्टार्ट हो रहा है लाइबिलिटीज के बारे में, कुछ यहां पर कुछ इलस्ट्रेशन है। दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन इन करंट एंड नॉन करंट। पेज नंबर 15, 16 वही चल रहे हैं, ठीक है। एंड देन स्टार्ट द हेडिंग ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में 4 आइटम है एज यू कैन सी, तो वो एक एक करके डिस्कस्ड है। पेज नंबर 18, 19, 20 यहां पर खत्म हो गया। देन करंट लाइबिलिटीज पेज नंबर 20, 21, 22 खत्म। फिर वो उसमें वर्ड आएगा प्रोविजन, वर्ड भी आएगा, लाइबिलिटीज में वर्ड आएगा प्रोविजन, फिर आपको प्रोविजन और रिजर्व के बीच का डिफरेंस भी बताया गया है। और देन उसके बाद में यही पार्ट के ऊपर बेस्ड कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, ओके, देयर आर अ फ्यू इलस्ट्रेशन अप टिल पेज नंबर 26। सो दिस विल कंप्लीट आवर हाफ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। एसेट वाला पार्ट तो और भी आसान है, एसेट वाला क्योंकि मोस्टली एसेट्स को हम लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस विच आर बुक वैल्यूज इन नेचर। तो अभी हमको ये समझना है कि हम लोग करंट में और नॉन करंट में क्लासिफिकेशन किस रूल के हिसाब से करते हैं। आपको जो 11th में बताया गया था उसमें हमने बोला था कि 1 साल के अंदर जो रिपे करना है वो करंट, और जो 1 साल के बाद करना है वो नॉन करंट या लॉन्ग टर्म बोल दो, ठीक है। लेकिन एकदम वैसा नहीं है, कंपनीज एक्ट में उसका स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन का रीजनिंग दिया हुआ है। सो ये देखिए, ये कहां पर लिखा है, ये आपके यहां से उठाया मैंने, ठीक है। पेज नंबर 14 पे नीचे लिखा है करंट लाइबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, वो लिखा है। करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी, यू जस्ट कंपेयर विथ योर बुक, सेम है कि नहीं है। करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। Company's normal operating cycle. Now again a new word, operating cycle. The question is, sir, what is meant by operating cycle? Huh? Not financial year. Operating cycle depends on company to company. वो कंपनी काम क्या करती है, वो कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। सो ऑपरेटिंग साइकिल, ये वर्ड का मीनिंग होता है द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब कि ये देखिए, आपका ऑपरेटिंग साइकिल यहां से स्टार्ट होता है। ये ऑपरेटिंग साइकिल का आपकी किताब में दिया है क्या, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। मान लो आपका मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, तो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, वहां से लेकर के जब तक के
फिनिश गुड सेल करके पैसा नहीं मिल रहा है, ये पूरा आपका एक ऑपरेटिंग साइकिल हुआ। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स, एग्जाम्पल दिया है, 4 महीने इसमें लगते हैं, 4 महीने इसमें लगते हैं। देन 4 महीने होल्ड किया आपने, फिर 4 महीने प्रोसेसिंग करने के बाद, फिर फिनिश गुड्स को आपने होल्ड किया कितने महीने, 3 महीने, फिर फिनिश गुड्स को आपने सेल किया। फिनिश गुड्स विल बी सोल्ड एंड कन्वर्टेड इनटू ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स इन शॉर्ट। तो 4 महीने का आपने डेटर्स को समय दिया, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स का पैसा मिला, कैश में कन्वर्ट हुआ। तो टोटल आपका 4 + 4 + 3 + 4, ये ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना हो गया आपका, 15 मंथ्स का। सो समटाइम्स द ऑपरेटिंग साइकिल मोस्टली इट इज लेस देन 12 मंथ्स। नॉर्मली बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इट इज लेस देन 12 मंथ्स, बट समटाइम्स इट मे बी इवन मोर देन 12 मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस, उनका क्या कंपनी क्या बना रही है। जैसे हो सकता है एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसमें हो सकता है ऑपरेटिंग साइकिल बहुत बड़ा रहे, क्योंकि व्हीकल एक ऐसा एसेट है जिसके बहुत सारे रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी टाइम लगेगा, इन्वेंट्री भी होल्ड करते बहुत समय तक के, फिर सेल करते, शायद वो अपने डीलर्स को क्रेडिट पीरियड भी अलाउ करते हैं, और फिर जाकर के उनको पैसा मिलता है। इट मे बी मच हायर, बट कंपेयर दैट टू से रेस्टोरेंट बिजनेस, उसमें ऑपरेटिंग साइकिल बहुत फास्ट है। आप रॉ मटेरियल खरीद के लाए हो सुबह सब्जी बाजार से, और आपने शाम तक के बना के कैश भी रियलाइज भी कर लिया। समझ रहे हो क्या मतलब, इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस एक्टिविटी। तो कंपनी को अपना ऑपरेटिंग साइकिल देखना पड़ेगा। अगर कंपनी की लाइबिलिटी है कोई, लाइबिलिटी तो मतलब समझता है ना, इट इज एन ऑब्लिगेशन दैट द कंपनी हैज टू पे टू समबडी एल्स, टू आउटसाइडर। अगर वो ऑब्लिगेशन का पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के उतने महीनों के अंदर ही आ रहा है, तो फिर वो करंट लाइबिलिटी है, भले ही कभी कभार 12 महीने से ज्यादा लगे, लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रहा है तो वो क्या है, करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल, अगर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मान लो 15 महीने का है, और कोई लाइबिलिटी 13 महीने के बाद पे करना है, तो उसको क्या मानोगे आप, करंट लाइबिलिटी। ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट लिखा है, अ लाइबिलिटी विच इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, दैट इज द बैलेंस शीट डेट। तो कभी हो सकता है कि ऑपरेटिंग साइकिल सिर्फ 4 महीने का है, लेकिन कोई लाइबिलिटी को 10 महीने के बाद रिपे करना है, तो वो सेकेंड पॉइंट के थ्रू वो भी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। सो इन शॉर्ट अगर बोले तो आपको कौन सा पीरियड देखना है, 12 मंथ्स नहीं, हमेशा नहीं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और 12 मंथ्स विच एवर इज हायर। जो भी पीरियड ज्यादा है उसके अंदर में अगर आपकी लाइबिलिटी सेटल होती है, तो उस लाइबिलिटी को क्या बोलेंगे, करंट लाइबिलिटी। सो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, और ये देखो यहां लिखा है, कंपेयर द एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड, ईपीपी मतलब एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड, विथ ओसी मतलब ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ विच एवर इज हायर। तो अगर आपका एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड वो पीरियड के अंदर है, वो पीरियड क्या हो सकता है, 12 महीने भी हो सकता है, या तो उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो आपकी लाइबिलिटी क्या मानी जाएगी बेटा, करंट लाइबिलिटी। समझ रहे क्या, यस। तो उसको हम लोग एवरेज लेते हैं कि वो एवरेज में उस इंडस्ट्री में, वो कंपनी की हिस्ट्री में क्या रहा है। तो यस यू आर राइट कि कभी 4 महीने से कम में कोई डेटर्स पे कर देंगे, कभी कोई गुड्स जितने दिन तक के इन्वेंट्री में रखोगे नहीं, तो ऑन एन एवरेज क्या चलाते हो आप, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। सो आपको हर बार नहीं अलग अलग देखना है, ठीक है, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द जनरल ऑपरेटिंग साइकिल फॉर योर टाइप ऑफ इंडस्ट्री, योर टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। Then a liability which is held primarily for the purpose of being traded। अब ये समझने में थोड़ी दिक्कत जाती है, क्योंकि लाइबिलिटी की ट्रेडिंग नहीं समझ में आएगी अपने को, एसेट्स की ट्रेडिंग समझ में आती है। एसेट खरीदा, एसेट बेचा, उसको एसेट्स की ट्रेडिंग बोलते हैं, लेकिन लाइबिलिटी की भी ट्रेडिंग हो सकती है। हम लोग ने लाइबिलिटी लिया है और वो लाइबिलिटी हम किसी और को पास ऑन कर रहे हैं, ये कैसे होता है, लाइबिलिटी कैसे लेता है सर कोई, तो लाइबिलिटी कैसे लेते हैं अपन लोग, पैसे देकर देंगे क्या लाइबिलिटी, नहीं, पैसे मिलेंगे आपको, गुड्स नहीं। लाइबिलिटी की भी ट्रेडिंग होती है। व्हाट आर लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस की ट्रेडिंग, मतलब कि आज आपको कोई पर्सन से, एक पर्सन ए है, मैं आपको एकदम दूसरा एंगल से समझा, एक पर्सन ए है, ही इज सपोज टू मेक पेमेंट टू मिस्टर बी, तो ये लाइबिलिटी किसकी है, ए की है कि बी की है, ए की है, ए की लाइबिलिटी है,
अब ए मिस्टर बी को अभी नहीं पे करना, उसको लाइबिलिटी 3 महीने बाद पे करने की। मिस्टर ए फ्री होना चाहता है, तो मिस्टर ए ने, आप मिस्टर सी हो, आपको अभी वो लाइबिलिटी दे दिया कि भाई तुम बी को पेमेंट कर देना, मैं अभी तुमको थोड़ा कम अमाउंट दे देता हूं, क्योंकि जल्दी दे रहा है ना वो अपने को। तो मिस्टर ए अपने को जल्दी अमाउंट दे रहा है तो कम अमाउंट देगा थोड़ा सा। अब हमको नहीं चाहिए वो लाइबिलिटी, हमने ले लिया मिस्टर ए से। सो मिस्टर ए मान लो मिस्टर बी को 100 देने वाला होगा, उसने अपने को कितने में कितना दिया, 90 दिया, और साथ साथ में ऑब्लिगेशन भी दे दिया कि बी को जो पैसा चुकाना है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपन ने कहा ठीक है। फिर अपने को कोई दूसरा पर्सन मिला मिस्टर डी, अपन ने उसको 95 रुपीज के साथ साथ में वो लाइबिलिटी शिफ्ट कर दिया कि भाई तुम दे देना, किसको, मिस्टर बी को तुम पेमेंट कर देना। सो दिस इज द वे, जस्ट लाइक एसेट्स चेंज हैंड्स, द लाइबिलिटीज में ऑल्सो चेंज हैंड। तो मिस्टर सी किसको ट्रांसफर कर रहा है, मिस्टर डी को। क्या ट्रांसफर कर रहा है, 95 रुपीज अलॉन्ग विद द ऑब्लिगेशन टू पे द अमाउंट टू मिस्टर बी, और ड्यू डेट आने पर मिस्टर डी मिस्टर बी को 100 रुपीज पे कर देता है। तो ऐसे करते हुए यहां पर क्या चेंज हैंड्स कर रही थी, लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन वॉज चेंजिंग द हैंड्स फ्रॉम ए टू सी टू डी। दिस इज कॉल्ड एज, सी ने क्या किया, सी ने किया लाइबिलिटी की ट्रेडिंग, एक तरफ से लाइबिलिटी लिया और दूसरी तरफ लाइबिलिटी दिया। मान लो यहां से ए से सी को 90 रुपीज मिला था, और ये सी डी को 88 रुपीज में लाइबिलिटी शिफ्ट कर रहा है, तो सी को तो फायदा हो गया 2 रुपए का। मतलब क्या हुआ, सी को ए से 90 रुपए मिले लाइबिलिटी के साथ साथ, और सी ने आगे डी को 88 रुपीज के साथ साथ वो लाइबिलिटी शिफ्ट कर दिया 88 रुपीज दे के। तो समझ रहे क्या, सी ने यहां पर लाइबिलिटी की ट्रेडिंग किया और उसमें पैसा कमा लिया, कितना, 2 रुपए, ऐसा। सो दिस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर एसेट्स के एंगल से बोलेंगे, एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर बीइंग ट्रेडेड, तो आपके लिए बहुत इजी है, हाँ भाई एसेट्स खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो उसमें तो आपको समझता है। बट लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको इमेजिन करना पड़ता है, बिकॉज दीज आर ऑफ इंटेंजिबल नेचर, है ना, वो हमारी इमेजिनेशन में है। तो रियल में तो ऐसा कोई चीज नहीं है ना जो लाइबिलिटी है, जो ले लाइबिलिटी पकड़, ऐसा नहीं होता। So even the liabilities which are held for being traded with an intention of being traded are classifiable as current liability, हम लोग वो पढ़ रहे हैं। And last is कि there is no unconditional right to defer the settlement. Defer का मतलब होता है postpone. There is no unconditional right to postpone the settlement for at least 12 months after the reporting date. मतलब कि ऐसा कोई राइट नहीं है कंपनी के पास में कि वो 12 महीने के बाद तक पोस्टपोन कर सके उस लाइबिलिटी को। अगर ऐसा कोई राइट रहेगा तो उसको नॉन करंट में क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई राइट नहीं है टू डिफर द लाइबिलिटी, टू शिफ्ट द लाइबिलिटी टू अ डेट आफ्टर 12 months, so then it will be classifiable as current liability. So there are these 4 different ways in which a liability may be classified as a current liability. इसमें से ज्यादा काम के हैं फर्स्ट एंड सेकंड, जो मेन काम के हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड है। बाकी क्योंकि कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन दी है या ये पूरा उसके बारे में समझा है, तो हमको तो पूरा पढ़ना पड़ता है, बट मेन एग्जाम में आपको ये चीजों पे टेस्ट करते हैं। अब बताइए मुझे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ही अगर 12 महीने से कम है तो फिर एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड का कंपैरिजन किससे करेंगे, 12 महीने से। 12 महीने के अंदर एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड है तो करंट लाइबिलिटी, उससे ज्यादा है तो नॉन करंट। अगर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 12 महीने से ज्यादा है तो आप किससे कंपेयर करेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से। मान लो वो 15 महीने है और एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड 13 महीने है, तो उसको क्या मानेंगे लाइबिलिटी को, करंट। अगर एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड 15 महीने से भी ज्यादा है तो उसको मानेंगे नॉन करंट, ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज्यादा है तो नॉन करंट। सो आई विल सेंड दिस स्लाइड ऑल्सो टू यू, जिसमें सब लिखा है। अब इसके ऊपर बेस्ड एक काम कीजिए, ये देखो ये सारी चारों चीजें यहां पर इन्होंने समझाई है, ये चारों चीजें यहां पर समझाई है। लाइबिलिटी हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, उसमें भी इन्होंने डिबेंचर्स के बारे में बोला है कि कंपनी हैड इशूड 1 लाख डिबेंचर्स, कि वो खुद की डिबेंचर्स परचेस करके सेल करेगी, तो वो होता है ट्रेडिंग इन लाइबिलिटीज। खुद के डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स आर लोन इंस्ट्रूमेंट्स, बोरोइंग्स, तो वो अपने डिबेंचर्स वो जो एग्जिस्टिंग जो होल्डर्स हैं उनसे खरीद रही है और फिर वो किसी को बेच रही है। व्हाट आर दे डूइंग, दे आर ट्रेडिंग इन देयर लाइबिलिटीज। तो उस टाइप की लाइबिलिटी को जो ट्रेडिंग के लिए होल्ड किया है
उसको क्लासीफाई करते हैं अंडर करंट लाइबिलिटीज। सो ये जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है इसमें आप मुझे बताइए, बिना अगला पेज देखें क्या लिखा है। ट्रेड पेबल्स, ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ का है और पेएबल इन 8 मंथ्स, तो इसको कैसा क्लासीफाई करेंगे, करंट। अगला ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ का है बट ट्रेड पेबल इज पेएबल इन 12 मंथ्स, तो भी करंट, क्योंकि 12 के तो अंदर ही है। देन 10 एंड 15, ऑपरेटिंग साइकिल 10 है और पेएबल इन 15 मंथ्स, नॉन करंट। ये तो 12 से भी ज्यादा है, नॉन करंट, ऑपरेटिंग साइकिल से तो ज्यादा ही है। देन 18 एंड 15 करंट, क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 18 मंथ्स का है, तो उस पॉइंट के थ्रू ये करंट बन जाएगी। एंड लास्ट ट्रेड पेएबल, ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का है और पेएबल इन 24 मंथ्स, नॉन करंट, क्योंकि ये तो भाई 2 साल बाद पे करना है, जब तक के 12 महीने तो पक्का हो जाएंगे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड भी हो जाएगा। तो एटलीस्ट इतना समझा अभी आज जो पढ़ा है उसमें से। तो इसके ऊपर बेस्ड, चलो ये तो आंसर यहाँ लिखा ही है इन्होंने, आप एक अनसॉल्व्ड वाले क्वेश्चंस में भी आ जाइए, वहां पर भी हम लोग देखते हैं। चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं अपने को एक्सरसाइज में, पेज नंबर 61 मिला क्या? चलिए बताइए उसमें से पहला, व्हाट आर द मेजर हेड्स इन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पहला 4 हेड्स हैं, शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटी। सीक्वेंस भी अभी मैटर करेगा अपने बोर्ड्स में एटलीस्ट। एग्जाम में तो अपन ने देखा है, एग्जाम कह रहा हूँ, एनुअल रिपोर्ट में तो देखा है, वो लोग पहले एसेट्स चिपका दिए बाद में इक्विटी लाइबिलिटी, चलता है, लेकिन अपने एग्जाम के लिए अपन सीक्वेंस को भी ध्यान रखेंगे। अंडर विच मेजर हेड विल द फॉलोइंग बी शोन, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स, शेयर होल्डर्स फंड, ये तो अभी अभी पढ़ा है। लिस्ट एनी 5 आइटम्स अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस, बिना देखे बताइए। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स, और एक है जो भूल जाते अपन, हाँ, एम्प्लॉइज, वो कौन सा था, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अपने को वो लाइबिलिटी टाइप लगता है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, बट वो एक्चुअली प्रॉफिट का ही पोर्शन है विच हैज बीन सेट असाइड, तो वो भी रिजर्व है। तो चलो यहां पर तो कुछ लिखे ही है। देन 4th वाला बाद में, 5th वाला बाद में, अभी 6th वाला बताइए। वेदर ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स का बाद में, 7th वाला बताइए। ट्रेड पेएबल को करंट में डालेंगे कि नॉन करंट में डालेंगे, बताइए। वही वैसा ही क्वेश्चन है, पहला वाला करंट, क्यों, दिस इज लेस देन 12, ठीक है ना। दूसरा वाला करंट, लेस देन और इक्वल टू 12। तीसरा वाला क्योंकि दिस इज मोर देन 12, 12 से कंपेयर किया अपन ने, नॉन करंट। फिर 4th वाला करंट, बिकॉज दिस इज लेस देन 14, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर है। एंड लास्ट वाला नॉन करंट, क्योंकि वो मोर देन 15 है। सो आपको इन शॉर्ट अगर बताना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और 12 मंथ, विच एवर इज हायर वो ले लो, फिर आपके एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड को उसके साथ कंपेयर कर लो। सो अगर एक्सपेक्टेड पीरियड, पेमेंट पीरियड उससे भी ज्यादा है तो नॉन करंट, हायर वाले से भी ज्यादा है तो नॉन करंट, अगर वो जो भी हायर है उसके अंदर है तो करंट। ये समझेगा क्या आपको? सेम क्वेश्चन सॉल्व में था, सेम क्वेश्चन यहां भी कर लिया ऐसा। सिमिलर लॉजिक विल ऑल्सो अप्लाई इन एसेट्स ऑल्सो, ये जो एसेट्स है ना ट्रेड रिसीवेबल, उसके भी करंट नॉन करंट की क्लासिफिकेशन में लॉजिक ऐसा ही अप्लाई होता है कि जो एसेट्स ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर रिसीवेबल लगते हैं अपने को या 12 महीने के पीरियड में, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स, और बाकी के एसेट्स को बोलेंगे नॉन, या जो एसेट ट्रेडिंग के लिए होल्ड किया है। एसेट्स में भी वैसा ही कुछ दिया हुआ है। ओके, व्हेन वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। देखो आपको काफी सिमिलर लग रहा होगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों वहां पर भी था, लाइबिलिटी में भी था ऐसा पॉइंट। ये करंट एसेट्स का क्लासिफिकेशन है। खैर एसेट्स की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग लाइबिलिटी साइड पर ही है, बट द लॉजिक एंड द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम। सो कहां पर थे हम लोग?
हम लोग पढ़ रहे थे ये दोनों हो चुका है। नॉन करंट एंड करंट का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। ओके, करंट लाइबिलिटीज कब बोलते हैं ये हम लोग ने देखा। एनी लाइबिलिटी विच इज नॉट क्लासिफाइबल एज अ करंट लाइबिलिटी विल बी क्लासिफाइड एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। यस, वेरी गुड। तो वेरी गुड, अगर कुछ एक लाइबिलिटी है जिसका कुछ पोर्शन अगर 12 महीने के अंदर पे करना है मान लो, और कुछ पोर्शन बहुत बाद में करना है, तो उसको हम लोग कुछ अमाउंट इसमें दिखाएंगे, कुछ अमाउंट उसमें दिखाएंगे, ऐसा तोड़ तोड़ के दिखाएंगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट, ये जो क्लासिफिकेशन है। 11th में कितना इजी लगता है, हाँ 12 महीना, लेकिन अभी एकदम सीधा सीधा नहीं है। इज दैट ओके? लेकिन वैसे ही स्टडी की जाती है, धीरे 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 नई नई चीजें हम लोग ऐड ऑन करते हैं। तो मैंने आपको 11th में एकदम गलत नहीं बताया था, 12 महीने का बता दिया था, बट मुझे तो पता था कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड भी समथिंग होता है, बट तब आपको पता था, तब आपको उतना समझ में नहीं आता था। अब आपकी ही एक लेवल थोड़ी सी इंप्रूव हो चुकी है समझने की। आपको एक बार वो ऑपरेटिंग साइकिल का चार्ट बताया तो आप समझ गए, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के फिनिश गुड्स का कैश रिकवर होने तक का वो पूरे पीरियड को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ये 12 महीने से कम भी हो सकता है, 12 महीने से ज्यादा भी हो सकता है। 12 महीने से कम है तो 12 महीने का पॉइंट देखेंगे कंपैरिजन के लिए। ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 12 महीने से ज्यादा है तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड देखेंगे कंपैरिजन के लिए। एंड सेम प्रिंसिपल विल बी अप्लाइड फॉर एसेट्स आल्सो। अब हम लोग बात करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आती है। तो इसमें आते हैं 4 माइनर हेडिंग्स। दिस इज द मेजर हेडिंग, दिस इज कॉल्ड एज द मेजर हेडिंग। इसके अंदर में आती है 4 माइनर हेडिंग्स। पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरा डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट, इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा, इवन तो अपने सिलेबस में ज्यादा नहीं है उसके बारे में। तीसरा अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जिसमें ट्रेड पेबल्स आता है या अदर्स आते हैं। एंड चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो 4 मेनली आते हैं। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ प्रोविजन वर्ड आया है। So anybody remembers from last year what is provision? How is it different from a regular liability? Anybody? Just a guess, जो भी हल्का फुल्का याद आ रहा है। Okay. To meet the anticipated losses. Yes. Correct. Very good. और कुछ? एग्जैक्टली तो द की थिंग इज अ प्रोविजन इज अ नॉन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो आएगी फ्यूचर में या लॉस आएगा, लेकिन उसका अमाउंट सर्टेन नहीं है। द अमाउंट इज नॉट श्योर, द अमाउंट इज एस्टिमेटेड। सो देयरफॉर उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन। एग्जैक्ट नहीं पता। जैसे आप मुझे पूछते हो कि सर पढ़ाई के लिए कितने दिन रखना चाहिए, तो मैं आपको बोलता हूँ वैसे तो 10 दिन में पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन 15 दिन का प्रोविजन रख लो, 5 दिन एक्स्ट्रा रख लो। सो मीन्स अंदाजे से 10 दिन भी कोई एग्जैक्ट नहीं था। पढ़ाई के लिए समय रखना पड़ेगा, ये तो सबको पता है। मतलब अगले साल बोर्ड एग्जाम के पहले लाइबिलिटी तो सब पे आने वाली है। अब कितनी लाइबिलिटी आएगी वो नहीं पता ना, किसी के ऊपर 10 दिन की लाइबिलिटी आएगी, किसी के ऊपर 15 दिन की लाइबिलिटी आएगी। तो हम लोग अभी एस्टिमेटेड बेसिस पे क्रिएट कर लेते हैं प्रोविजन। उसको प्रोविजन जो है इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द P&L। ये लॉस या एक्सपेंस मान के क्रिएट करते हैं प्रोविजन। प्रोविजन इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जस्ट लाइक रिजर्व्स। वो तो रिजर्व्स था, वो तो अलग चला गया, ऊपर चला गया, शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। प्रोविजन आर नॉन लाइबिलिटीज टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। समझ रहे हो क्या? लाइबिलिटीज टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। अच्छा, तो अभी देखिए प्रोविजन वर्ड के बारे में थोड़ा सा बताया, लेकिन अभी हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब जैसे नाम बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अब ये तो समझ गए हम लोग नॉन करंट में कब आ रहा है, जब वो 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड दोनों में से जो ज्यादा है उससे भी ज्यादा समय के बाद पे करना है, तभी वो यहां पर आ रहा है। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें आ सकता है डिबेंचर्स। सो डिबेंचर्स एंड शेयर्स आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, इसको हम लोग सिमिलर तरीके के इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। दीज आर इशूड बाय द कंपनी इफ द कंपनी वांट्स मनी बट दे डोंट वांट टू डाइल्यूट देयर ओनरशिप। कंपनी को पैसा बोरो करना है लेकिन ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करना है। तो कंपनी अगर शेयर इश्यू करते जाएगी तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग कम कम होते जाएगा। तो दिस इज अनदर वे इन विच कंपनी कैन
रेज मनी, रेज कैपिटल। डिबेंचर इशू करना मतलब क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग विच गिव्स द होल्डर अ राइट टू रिसीव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द कंपनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, एंड ही विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड फॉर अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सेम। प्रिफरेंस शेयर्स पे और इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, और डिबेंचर्स पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स वी कैन स्टडी इंटरचेंजेबली, वो दोनों एकदम सिमिलर नेचर के हैं, so we will not differentiate between debentures and bonds. So these may be issued to the public, ये listed भी हो सकते हैं। debentures and bonds may be listed or may be unlisted, कोई जरूरी नहीं है कि इसको स्टॉक मार्केट में, ये स्टॉक मार्केट कह रहा हूँ, मतलब लिस्टिंग करवाना ही है, जरूरी नहीं है एक्सचेंज पर लिस्टिंग करवाए तो ट्रेडेबल भी रहते हैं। जैसे कि हम शेयर्स खरीदते बेचते हैं ना, वैसे हम डिबेंचर भी खरीदते बेच सकते हैं, बट इनका मार्केट उतना लिक्विड नहीं रहता है। इसका मतलब कि अगर आपके पास में कोई डिबेंचर्स है कोई कंपनी के, तो आपके लिए तो वो एसेट है, या बॉन्ड्स है आपके लिए तो वो एसेट है। अब आपको पैसा चाहिए, जल्दी चाहिए, आपको वेट नहीं करना है उसके मैच्योरिटी का, तो आप कोई बायर ढूंढोगे जो वो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स को आपसे खरीदने को तैयार है। सो अगर आपको बायर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ट्रांजेक्शन हिट हो गई आपकी, आप उसके फेवर में ट्रांसफर कर दोगे। नहीं मिलता है तो आपको उसको मैच्योरिटी पीरियड तक के होल्ड करना पड़ेगा, है ना। वो डिबेंचर्स, ये डिबेंचर्स और बॉन्ड्स जो रहते हैं, दे हैव अ फिक्स्ड रिडेम्पशन पीरियड। अ कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट कैन नॉट इशू इररिडीमेबल डिबेंचर्स, अलाउड नहीं है। कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर्स विच विल बी, ऐसा कोई फिक्स्ड पीरियड ही नहीं है जिसमें रिडीम कब होगा हमको नहीं पता, तो ऐसा नहीं रहेगा। कंपनी हैज टू इशू डिबेंचर्स विच आर रिडीमेबल इन अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स के अंदर में रिडीमेबल होना चाहिए। सो दीज आर कवर्ड अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब कुछ कुछ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स रहेंगे जिसका मैच्योरिटी या जिसका रिपेमेंट का जो टाइम है वो अगले साल के अंदर में आने वाला है। 31 मार्च का बैलेंस शीट बना रहे हो और अगले 6-8 महीने के अंदर उसका रिपेमेंट आने वाला है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म में क्लासीफाई करोगे या करंट लाइबिलिटीज में डालोगे? कहां क्लासीफाई करोगे? अब अगले 6-8 महीने में आपको उसका रिडेम्पशन करना है, तो उसको लॉन्ग टर्म में क्लासीफाई करोगे कि करंट लाइबिलिटीज में क्लासीफाई करोगे? नॉन करंट या करंट? करंट किस लॉजिक के ऊपर? क्योंकि अभी हमने जो बात किया क्या कि 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर, उसके अंदर में अगर रिडीम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड उसके अंदर है, तो इट विल बी क्लासिफाइड हियर। करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, समझ रहे क्या? करंट लाइबिलिटीज के अंडर में आएगा वो, करंट लाइबिलिटीज, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। डेट तो लॉन्ग टर्म थी लेकिन अब उसका समय आ चुका है, तो नाउ इट विल नो मोर बी क्लासिफाइड एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, नाउ इट विल बी क्लासिफाइड एज अ करंट लाइबिलिटी। उतना पोर्शन, जैसे कि मान लो 10 लाख के डिबेंचर थे, उसमें से 2 लाख ही इस साल रिडीम करने को आ रहे हैं, बाकी 8 लाख तो अगले साल रिडीम करना है, तो 8 लाख इधर दिखेगा और 2 लाख उधर दिखेगा, इस तरीके से क्लासीफाई हो जाएगा। इज दैट ओके? देन टर्म लोन्स हो सकता है। टर्म लोन्स मतलब कि लोन्स विद अ फिक्स्ड टर्म, फिक्स्ड पीरियड। आपने बैंक्स वगैरह से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है जिसमें एक पेमेंट पीरियड रहता है, इंटरेस्ट रहता है, टाइम टू टाइम ऑब्लिगेशन आता है, तो उसका इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन इधर नहीं आएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो आपको ड्यूरिंग द ईयर पे करना है। इंटरेस्ट किधर आएगा? उसका करंट लाइबिलिटीज में आएगा, लेकिन इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट एक्सपेंस P&L में आएगा, फाइनेंस कॉस्ट, लेकिन इंटरेस्ट लाइबिलिटी अगर है तो वो किधर आएगा? करंट लाइबिलिटी। बट जो प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, इफ इट इज नॉट रिपेएबल विद इन द 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड वाला, तो फिर इट विल बी क्लासिफाइड हियर, तो इट विल बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। समझ रहे हो? सो दीज आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि सीधा आपको एग्जाम में आ जाएगा। डिबेंचर्स किधर क्लासीफाई होता है बताओ, तो आपको बोलना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज, ऐसा आपको बताना है। पब्लिक डिपॉजिट्स, नाउ कंपनीज आर ऑल्सो अलाउड टू इशू पब्लिक डिपॉजिट्स। ओके, मतलब कि पब्लिक से डिपॉजिट्स ले सकती है कंपनीज एज पर सर्टेन रूल्स, ऐसे उसके कंपनी पब्लिक डिपॉजिट रूल्स होते हैं, रूल्स के हिसाब से, जिसके बदले में कंपनी उनको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देगी पब्लिक को डिपॉजिट्स पे। तो पब्लिक डिपॉजिट्स का भी कंपनी के एंगल से वो बोरोइंग ही है। कंपनी डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के नाम से नहीं इशू कर रही है, पब्लिक डिपॉजिट्स जो है वो मांग रही है पब्लिक से, जिसके बदले में उनको फिक्स्ड रिटर्न प्रॉमिस कर रही है।
so that will also be classifiable as a long term borrowing. And other loans and advances, ये loans taken by the company है कि loans given by the company है? हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? Liabilities. तो loan taken by the company, कंपनी ने किसी और से ऐसा लंबे पीरियड के लिए लोन लिया है अगर, ओके, तो वो अदर लोन्स एंड एडवांसेस में आ जाएगा, टेकन बाय द कंपनी. इज दैट ओके? जैसे कंपनी ने कोई होल्डिंग कंपनी से या कोई बड़ी कंपनी से लोन लिया है, तो वो लोन जो है वो इसमें क्लासीफाई हो जाएगी, बिकॉज दे मे नॉट बी इंटेंडिंग टू पे इट विद इन द नेक्स्ट 1 year और द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. सो क्या आपको ये समझ में आया ये अबाउट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या क्या लिखा है? चलिए बुक में जरा देखते हैं क्या क्या लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बारे में. कौन से पेज पे बताइए? 13, 17. यस, ध्यान देखिए बेटा, लास्ट 2 minutes बुक में से मार्क करवा रहा हूं. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मींस अमाउंट टेकन एज लोन बाय द कंपनी. इट मे बी बाय वे ऑफ डिबेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, प्राइवेट लेंडर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स और एनी अदर नेचर. बोरोइंग्स आर शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. ये तो आपको पता ही है, व्हेन द रिपेमेंट पीरियड इज आफ्टर 12 months और आफ्टर द period of operating cycle. Whether it is long term or short term, it is determined on the date of borrowing. जिस दिन बोरो कर रहे हैं उससे डिटरमाइन होगा कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है. लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी जब रिपेमेंट पीरियड नजदीक आ जाएगा तो शॉर्ट टर्म बन जाएगी. ठीक है ना? आगे क्या लिखा है? अच्छा, ये मैं आपको समझाऊंगा. दिस इज पेंडिंग फ्रॉम माय साइड. डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटीज, दिस इज पेंडिंग. ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ. बाकी की चीजें देखिए आप. करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जैसे मैंने आपको बताया, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का रिपेमेंट पीरियड अभी आने वाला है 12 महीने में या तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में, उसको किधर क्लासीफाई करने का? करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज में किधर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में. ओके, तो इसलिए वो मैंने वहां लिख के रखा है. लोन टेकन बाय द कंपनी, दोज इंस्टॉलमेंट्स विच आर फॉलिंग ड्यू विद इन 12 months will be shown as current maturities of long term debt under current liabilities. तो बस उसके बारे में इतना ही लिखा है. उन्होंने ये ज्यादा डिटेल में ये चीजें समझाया नहीं है फर्दर. ठीक है, कि ये इसका एग्जैक्ट एक एक का डेफिनेशन और मीनिंग क्या होता है, बस आपके सिलेबस में इतना ही लिखा है. उसके बाद सीधा मुझे नेक्स्ट माइनर हेडिंग दिख रही है, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, फिर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. तो ये सब शॉर्ट में कवर्ड है. सो हमारे नेक्स्ट क्लास का सिलेबस वो रहेगा. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.